हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं में उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो इससे पहले हमने हमारे 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कि साइंस के हैं और हमारी साइंस की 4th क्लास होने वाली है। तो जिसने भी वो 3 क्लासेस नहीं देखी आप देख सकते हो। तो यदि ये वीडियो हमारा आप तक पहुंचा है तो आप क्लासेस को स्किप ना करें और एक बार क्लास को जरूर देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए क्लासेस कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। यदि आप ये क्लासेस देखते हो तो इससे निश्चित ही आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक बार क्लासेस को पूरी जरूर देखिए, इससे आपको अपने आप क्लासेस का लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लासेस। आज हमारी एमसीक्यू सीरीज की 4th क्लास है जो कि साइंस सब्जेक्ट्स पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट दिस मेटल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं। अपवाद क्या है, अपवाद बता रहा है एक्सेप्ट दिस मेटल। ठीक है, मतलब कि सभी धातु, मेटल यानी धातु, सभी धातु कैसी होती है, ठोस होती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सभी धातु ठोस होती है एक्सेप्ट दिस मेटल, मतलब ये अपवाद, इस मेटल को छोड़कर, इस मेटल को छोड़कर। क्या ऑप्शंस में है, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ए सोडियम, बी मरकरी, सी आयरन एंड डी जिंक। पहला ऑप्शन है सोडियम, पहला ऑप्शन क्या स्टूडेंट, सोडियम, सोडियम। दूसरा पारा, तीसरा लोहा और डी जिंक यानी जस्ता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या आएगा, सभी मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट दिस मेटल। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर, मरकरी। ठीक है, बात करें मरकरी की, पहले जान लेते हैं मेटल्स। मेटल्स इन्हें धातु, धातु क्या होती है, जनरली क्या होती है, धातु सामान्यतः सॉलिड होती है। धातु कैसी होती है, सॉलिड, ठोस होती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी मेटल सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, तो ये तो ठीक है, सभी धातु भी सॉलिड होती है, ठोस होती है। कौन सा मेटल सॉलिड नहीं होता है, क्या एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, क्या है वह, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो पारा, पारा कैसे रहता है, लिक्विड रहता है। पारा कैसा रहता है, लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, तरल रहता है। तो हमारा आंसर क्या है, मर्क्यूरी कैसा रहता है, लिक्विड है, रूम टेम्परेचर। सभी तो ठोस रहते हैं, कौन सा लिक्विड रहता है, मर्क्यूरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, देखते हैं स्टूडेंट। सोडियम, देखो हमने एक पढ़ी थी चीज, सोडियम। सोडियम को काय में स्टोर करते हैं स्टूडेंट, काय में संग्रहित करते हैं, सोडियम को स्टोर करते हैं। स्टोर्ड किसमें, इन केरोसिन ऑयल। सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, सोडियम पोटेशियम क्यों स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या रहते हैं, हाईली रिएक्टिव रहते हैं। कैसे रहते हैं, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो अगर यदि उनको हवा में छोड़ दिया है तो हवा में जो ऑक्सीजन रहेगी वो नमी रहेगी, उससे रिएक्शन करवा लेंगे और क्या लग सकती है, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। इसलिए रिएक्शन ना करे, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किसमें स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लेते हम क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक है क्वेश्चन आयरन, आयरन। ठीक है, आयरन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आयरन देखो, मोस्ट अब्यूंडेंट, मोस्ट अब्यूंडेंट एलिमेंट इन, मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल, मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल इन यूनिवर्स, मोस्ट अब्यूंडेंट मेटल इन यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक और यहाँ सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है स्टूडेंट्स, वह धातु कौन सी है, आयरन यानी कि लोहा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा, आयरन। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस। बायोगैस मेनली कंटेस्ट, जो बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो बायोगैस देखते हैं। बायोगैस को बोलते हैं बायोगैस। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, बायोगैस, ये क्या है, बायोगैस दिया। बायोगैस को ही हम जैव गैस भी कहते हैं, यहाँ गोबर गैस भी कहते हैं,
ठीक है। इसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेनली क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे मेन क्या पाया जाएगा इसमें, मीथेन, CH4 यानी कि मीथेन। लगभग 65% मीथेन पाया जाता है। तो बायोगैस मेनली कंटेन क्या था ऑप्शन में, मीथेन, CH4 एसिटिलीन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, D ऑक्सीजन। तो क्या पाया जाता है स्टूडेंट, तो बायोगैस में सबसे मुख्यतः पाया जाता है मीथेन। तो मीथेन इज अवर राइट आंसर, मीथेन बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है बायोगैस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लगभग 30% होती है। ठीक है, मेनली ये दो पाए, इसके अलावा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ये रहते हैं, लेकिन मेनली ये दो याद रखना आपको स्टूडेंट्स, ये दो होंगे अगर, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, बायोगैस मेनली कंटेन्स ऐसा दे दी जाए, एक मीथेन ऑप्शन में दे दी जाए, एक CO2 दे दी जाए, या फिर बोथ दे दिया है, एक NOT दे दिया है, या फिर हो सकता है ये दोनों और एक और दूसरी के दे दे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, H2S कुछ मात्रा में, सम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में पाई जाती है। मेनली कौन सी, ये और फिर ये। तो ये दोनों विशेषकर आपको याद रखना कि ये मेनली पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर है गैस है, साइलेंट किलर। कैसे फॉर्म्ड होती है, फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कैसे फॉर्म होती है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कैसे, ईंधन के अपूर्ण दहन से इसका क्या है, ये बनती है। कैसे बनती है, ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण कौन सी गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, बहुत ही जहरीली गैस रहती है। कैसी, बहुत ही जहरीली गैस रहती है। और कैसे बन, ईंधन के अपूर्ण दहन से, इसी को साइलेंट किलर गैस भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक है ऑक्सीजन, एक क्या आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट, मोस्ट abundant element in earth crust, most abundant element in earth crust, अर्थ क्रस्ट यानी भूपर्पटी है ना, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा स्टूडेंट, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है भूपर्वतीय में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन को ही है ना, ऑक्सीजन हेल्पफुल इन, और क्या बन सकता है, ऑक्सीजन हेल्पफुल इन बर्निंग, बर्निंग मतलब कौन सी गैस जलाने में सहायता करती, किसी चीज को जलाने में कौन सी गैस सहायता करती, ऑक्सीजन। जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन को प्राणवायु गैस भी कहा जाता है, कि जीवनदायक गैस भी है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, इनको मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बस नोट्स पढ़ते रहिए और रिवाइज करते चलिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी प्रकार की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। ठीक है, ट्रेवल यानी यात्रा। ठीक है, साउंड किस माध्यम में ट्रेवल कर सकता है, साउंड कैसे ट्रेवल कर सकता है, किसके थ्रू ट्रेवल कर सकता है, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड या सभी में ट्रेवल कर सकता है। गैस, ठोस, तरल या सभी। हमारा करेक्ट उत्तर क्या आएगा स्टूडेंट, साउंड देखें तो साउंड एक, साउंड क्या है, एक क्या, ध्वनि। ध्वनि क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। इसको ट्रेवल के लिए क्या चाहिए रहता है,
ट्रेवल के लिए क्या चाहिए इसको, मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। ट्रेवल के लिए क्या चाहिए इसको, एक माध्यम चाहिए, है ना। ट्रेवल करने के लिए उसको एक माध्यम चाहिए। माध्यम चाहिए मतलब किसमें ट्रेवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। माध्यम चाहिए इसलिए वो क्या में ट्रेवल नहीं कर सकती, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, मतलब निर्वात में क्या वो, निर्वात में वो ट्रेवल नहीं कर, कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम मतलब निर्वात में वो गति नहीं कर सकती, ट्रेवल नहीं कर सकती। तो कौन कौन से माध्यम में ट्रेवल कर सकती हो, ट्रेवल इन सॉलिड में भी कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती है, और गैस से भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, मतलब वो ठोस, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में ट्रेवल कर लेती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, गैस, सॉलिड, लिक्विड या ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ये ऑल ऑफ दिस हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड की गति तीनों में ट्रेवल कर सकती है, ये तो देख लिया हमने। सबसे ज्यादा गति से किसमें, स्पीड देख लेते हैं सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल कर सकती, सबसे ज्यादा गति से किस माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड देख लेते हैं, क्या है, सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में और भी कम। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा, ठोस में ज्यादा, फिर तरल में और फिर गैस में और भी कम। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। और साउंड किस टाइप की है, वो साउंड मैकेनिकल वेव। कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है, मतलब यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। मतलब इसको ट्रेवल करने के, ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए, संचरण के लिए क्या चाहिए, एक माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के ट्रेवल ही नहीं कर पाई। ठीक है, इसके ट्रांसमिशन के लिए क्या चाहिए, इसको एक माध्यम चाहिए रहता। तो हमने देख लिया, बस इतना याद रख लो, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर लेगी, लिक्विड में भी ट्रेवल कर लेगी, गैस में भी ट्रेवल कर लेगी। स्पीड ऑफ साउंड देख लो, सॉलिड में ज्यादा, फिर लिक्विड में कम, फिर गैस में और भी कम। साउंड कैसी है, मैकेनिकल वेव से। बस इतना करना है और कुछ करना ही नहीं यहाँ से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एड्स, AIDS, एड्स डिसीज इज कॉज्ड बाय। एड्स रोग किसके कारण होता है, डिसीज यानी होता है रोग। तो एड्स रोग किसके कारण होता है, कुछ ऑप्शंस दिया हमको। ए ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा। एक ऑप्शन दिया वायरस, वायरस के द्वारा। एक ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा। एक ऑप्शन दिया फंगस, कवक के द्वारा। ठीक है, मतलब कि एड्स रोग किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस। तो एड्स देखते हैं अपन किसके द्वारा होता है, एड्स। सबसे पहले क्वेश्चन आता वो एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एड का फुल फॉर्म है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किसका फुल फॉर्म है, ये एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म देख लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बन सकता है। किसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा होता है, कौन सा वायरस, HIV, HIV। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो, इसका फुल फॉर्म भी देख लो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन क्या था, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। कौन से वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, एड्स डे कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट डेज भी पूछ सकते हैं, एड्स डे कब मनाया जाता है।
ठीक है, तो कब मनाया था? एड्स दिवस कब मनाया था? तो 1 दिसंबर को क्या मनाया था? एड्स दिवस मनाया था 1 दिसंबर को। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इससे बन सकते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन देखिए। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, मतलब कि फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन। निषेचन तो मतलब कि निषेचन के बाद कौन सी कोशिका बनती है, कौन सी कोशिका का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कौन सी कोशिका का फॉर्मेशन होता है निषेचन के बाद, ये प्रश्न है। कुछ ऑप्शंस दिए देखो, एक एम्ब्रायो, बी जाइगोट, सी फीटस, डी एग। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट के संलयन से क्या होता है? संलयन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। नर एंड मादा युग्मक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नर एंड मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होता है? क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट। तो क्वेश्चन क्या है? द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, क्या बन रहा है? कौन सी सेल बन रही? जाइगोट बन रही। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? जाइगोट। जाइगोट कह सकते हैं फर्स्ट सेल कैसी रहती है? सिंगल, फर्स्ट सिंगल सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट सिंगल सेल। तो कौन सी सेल बन रही है फर्स्ट में? जाइगोट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज, ए ऑप्शन दे रखा हमारा क्यूलेक्स, बी ऑप्शन दे रखा हमारा फीमेल एनोफोलिस, सी दे रखा है हमारा अर्थवर्म, ओडी ऑप्शन दे रखा है काउ। ये कुछ ऑप्शन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है हमारा? कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ, मतलब किससे पूछा है? वाहक पूछा है। किसका? मलेरिया का वाहक पूछा है। मलेरिया कैसी डिसीज है? प्रोटोजोआ डिसीज है, प्रोटोजोअन
रोग है। प्रोटोजोआ डिसीज है, मलेरिया किसी एक प्रोटोजोआ डिसीज है ना। मलेरिया किसी डिसीज एक प्रोटोजोअन डिसीज है ना। उसका कैरियर क्या है, वाहक कौन है पूछा है। ए क्यूलेक्स, बी फीमेल एनोफिलिस, सी अर्थवर्म, डी काउ। तो ये हमने पढ़ा था स्टूडेंट की कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो किसके काटने से होता है, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस के काटने, मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया। और मलेरिया किस प्रकार का रोग है, एक प्रोटोजोअन डिसीज है। ठीक है स्टूडेंट, यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यूलेक्स। ठीक है, यहां तो मलेरिया किसके काटने से होता है, मलेरिया। मलेरिया का कैरियर कौन है पूछ ले तो क्या है, फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मतलब मादा एनोफिलिस मच्छर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से हो गया। एक क्वेश्चन अर्थवर्म। अर्थवर्म, अर्थवर्म को हिंदी में बोलते हैं केचुआ। ठीक है, केचुआ के इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, किसानों का मित्र, किसानों का मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड, फार्मर फ्रेंड भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड क्यों कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड क्यों जाता है, क्योंकि ये इंप्रूव करता है, क्या करता है, इंप्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। ठीक है, इंप्रूव करता है सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब कि मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, किसको, अर्थवर्म को। ये क्वेश्चन बन सकता है, किसको किसानों का मित्र कहा जाता है, तो अर्थवर्म को किसानों का मित्र कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स ये भी मॉस्किटो, इसके काटने से कौन सा रोग होएगा, एक होता है एडिस, ये क्यूलेक्स के काटने से एक होता है फिलेरियासिस रोग होता है। कौन सा होता है, फिलेरियासिस रोग होता है। ठीक से, कौन सा रोग होता है क्यूलेक्स काटने से, फिलेरियासिस, फिलेरियासिस। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, तो इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, पहले ही बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये ऑप्शंस क्या दे रहा है, ये ऑलवेज, बी समटाइम्स, सी अंडर स्पेशल कंडीशंस, and is never, D never। मतलब क्वेश्चन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल रहता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कब रहता है, हमेशा, कभी कभार, कुछ स्पेशल कंडीशन में, या कभी नहीं रहता। तो आंसर क्या है, देखो ये कोई भी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है या प्लेन सरफेस, यहां से आई एक इंसिडेंट रे और यहां से एक नॉर्मल है और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी है, इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड, और इंसिडेंट और नॉर्मल की फीलिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये इसके और इसके बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये नॉर्मल है, ये हमारी नॉर्मल है, इसके और इसके बीच में कौन सा कोण बनेगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस यहां से आएगी इसके और इसके बीच में एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कौन सा, आपतित, आपतित कोण। उधर है परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण इक्वल रहते हैं, हमेशा रहते हैं, कभी कभार रहते हैं, कुछ कंडीशन रहते हैं, कभी नहीं रहते। जैसे स्मूथ सरफेस, यहां से एक रे आई, यह टकराई और यहां से टकरा कर फिर से चली, ठीक है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टर रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होता है, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर कोई स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो कैसी सरफेस है, तो मतलब स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड लॉ क्या है, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है, जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड अपोजिट रहेंगे, हमेशा कह रहे हैं अपोजिट रहेंगे। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल के इस साइड है और ये नॉर्मल के इस साइड है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल है, हमेशा रहता। क्वेश्चन में सरफेस नहीं बताई कौन सी, तो इसलिए हमको स्मूथ सरफेस मान के चलना है, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑलवेज रहेगा ये करेक्ट आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, है ना, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन है, 7 कलर के बैंड को कहते हैं, ये ऑप्शन दे रखा है विबग्योर, विबग्योर, एक ऑप्शन दे रखा है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है डिस्पर्जन, एक ऑप्शन क्या दे रखा है स्टूडेंट, डिस्पर्जन, और एक ऑप्शन दे रखा है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। मतलब क्या कह रहा है कि बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड विबग्योर, स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, देखो देखो व्हाइट राइट, एक होता है डिस्पर्जन, एक होता है डिस्पर्जन और एक होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक होता है डिस्पर्जन और एक होता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो क्वेश्चन, डिस्पर्जन यानी क्या है, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण को ही डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये तो विबग्योर, ये तो कलर है किसी भी। ठीक है, और रिफ्लेक्शन है मतलब परावर्तन। देखो वर्ण विक्षेपण प्रकार क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, मतलब श्वेत वर्णों का, मतलब श्वेत प्रकाश का घटक के रंगों में, घटकों के रंगों में क्या बट जाना,
घटकों के रंग में बटना ही क्या होगा, बट जाना ही क्या, डिस्पर्जन होता है ना। मतलब ये श्वेत प्रकाश है, यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ मीडियम है, कुछ मीडियम हो, ठीक है, जैसे प्रिज्म हो, घटक के रंगों में बट जाना क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया। ठीक है, ये हो गया डिस्पर्जन हो गया किसी माध्यम के द्वारा, है ना। श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग हो गया कलर्स में, ये इसको प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। मतलब मान लो ये एक्शन है, ठीक है, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रियाएं एक्शन है। अब इसके स्पेक्ट्रम देखो, अब बट गया तो ये स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर या बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो मतलब 7 रंगों की जो पट्टी, बैंड यानी पट्टी, जो स्क्रीन पर दिखेगी, जैसे ये बटने के बाद जो स्क्रीन पे पट्टी दिखी है ना, ये कलर दिखे, 7 कलर दिखे, जिसको रेड, ये सारे कलर दिखे, रेड, ऑरेंज, ठीक है, ये सारे कलर दिखे, यही क्या होगा, ये बैंड ऑफ 7 कलर जो दिखे, यही क्या होगा, स्पेक्ट्रम हो गया। ये क्या है, यही क्या है, स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, स्पेक्ट्रम। तो आपसे पूछा बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसका रिजल्ट है, ये वर्ण विक्षेपण का, डिस्पर्जन का रिजल्ट है। ठीक है, तो डिस्पर्जन क्या हो गया, श्वेत प्रकाश का घटकों के रंगों में बटना ही क्या है, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण है। मतलब व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है, जब वो मीडियम से पास होती है, ये एक्शन है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट हुआ, डिस्पर्जन का रिजल्ट है, वही क्या है, स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर, रंगों की 7 रंगों की पट्टियां जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई, जो देखी, वही क्या है, स्पेक्ट्रम है। तो बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये हमारा राइट आंसर है। आया स्टूडेंट समझ में? अगर ये क्वेश्चन आता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ये क्या होता है, डिस्पर्जन। ये आया क्या, बस पूछा है, 7 रंगों की पट्टियां वो क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो बैंड ऑफ 7 कलर्स को स्पेक्ट्रम। आया समझ, जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या समझ में आया? अब कुछ ऑप्शंस दिए होंगे इसमें भी, ठीक है। ए दिया है हाइड्रोजन, व्हाट इज हाइड्रोजन। बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, ठीक है। सी ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखा है नाइट्रोजन, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन। ये हमारे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सी ग्रेड गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से? तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, जब धातु एसिड से रिएक्ट करती है, अम्ल से रिएक्ट करती है, तो कौन सी गैस का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब मेटल रिएक्ट करता है धातु से, एसिड से, जब धातु रिएक्ट करेगी, अम्ल से रिएक्ट करती है, तो एक ही कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जब मेटल रिएक्ट करेगी एसिड से तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा करेक्ट आंसर। अब बात करें CO2 की। CO2 कैसी गैस है? CO2 को हमने पढ़ा था, इसको काय में यूज किया जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर इसको कहाँ यूज किया था? अग्निशामक यंत्र में यूज किया था। अग्निशामक यंत्र में इसको क्या कहा जाता है? यूज किया था। इसको अग्निशामक यंत्र में यूज किया था, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया था, मतलब अग्निशामक यंत्र में यूज किया था। क्यों यूज करता है? ये कैसी गैस है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कैसी, अगर क्वेश्चन आया है कैसी गैस, आग बुझाने वाली गैस, मतलब ये क्या है? आग बुझाने वाली गैस। ठीक है, कैसी गैस है? आग बुझाने वाली गैस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में? ये हो गया हमारा। अब देखें नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक, मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। ठीक है, इतना समझ में आया। ये देख लिया हमने ऑक्सीजन का, थोड़ी देर पहले हमने देख लिया, अब आप इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हम पर्यावरण में करेंगे कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है, CO2 कितने परसेंट हुआ पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में हम देखेंगे। यहाँ पे इतना देखने की डिटेल में जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल हैज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है? 10th क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है ये याद रखना स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? ये हर्ट्ज, ये हर्ट्ज, हर्ट्ज पर सेकेंड, सी हर्ट्ज पर मिनट, डी हर्ट्ज पर आवर। देखो यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी। देखो कुछ क्वेश्चन दिए, एक हर्ट्ज, हर्ट्ज पर सेकेंड, हर्ट्ज पर मिनट, हर्ट्ज पर आवर। तो यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। क्या है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। इतना याद रखना आपको, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या? हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? क्या है फ्रीक्वेंसी इकाई? हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्ज। इसको क्या कहते हैं हम? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है हर्ट्ज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट सेल। प्लांट सेल हैज वैक्यूल। प्लांट सेल हैज वैक्यूल। ठीक है, ऑप्शन दिए 1 in the number, 1 in the number and large. Second, more in the number, more in the number, more in number and small. Third option is all are equal vacuoles. All are equal vacuoles. Equal vacuoles. And next option is vacuoles are not found. Vacuoles are not found. देखो प्लांट सेल हैज वैक्यूल मतलब जो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती है। ठीक है,
पादप कोशिका में क्या है, रिक्तिका, रिक्तिका होती है। पादप कोशिका, प्लांट सेल हैज वैक्यूल। पादप कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका होती है। कैसी होती है, कितनी संख्या पूछी है ना। एक ऑप्शन देखा वन इन नंबर, संख्या में एक और बहुत बड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन है संख्या में बहुत ज्यादा और बहुत छोटी छोटी होती है। तीसरा ऑप्शन में वैक्यूल का बराबर होता है और चौथा ऑप्शन है वैक्यूल पाई नहीं जाती, मतलब रिक्तिका है पाई तक। प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, ठीक है। दोनों में ही रिक्तिका पाई जाती है। इसमें कितनी पाई जाती है, वन रिक्ति, इसमें केवल वन पाई जाती है, संख्या में एक और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। इसमें ना बहुत सारी पाई जाती है, न्यूमरस, बहुत सारी पाई जाती है। और कैसी पाई जाती है, छोटी छोटी पाई जाती है। प्लांट सेल में एक वैक्यूल, एक रिक्तिका होती है और बहुत बड़ी लार्ज होती है, सेंट्रल में पाई जाती है, केंद्र में। और जो एनिमल में रहती है न्यूमरस, बहुत सारे रहते हैं, बहुत छोटी छोटी रहती है, कह सकते हैं। ये कैसे रहती है, इसमें परमानेंट रहती है और इसमें टेम्पररी भी कह सकते हैं। परमानेंट है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और वो एक संख्या में रहेगी, ठीक है। आगे समझ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स इनफाइनाइट एनर्जी। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। इनफाइनाइट यानी होता है अनंत, सन यानी होता है सूर्य और सोर्स यानी होता है स्रोत। सन की अनंत ऊर्जा का स्रोत क्या है, कुछ क्वेश्चन दे रखा है। नाभिकीय फ्यूजन, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण और एनोडिन ऑफ द वाव। देखो तो देखो जो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉल एटम ऑफ न्यूक्लियर, है ना। इसमें क्या होता है, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, जो एटम है ना, इसमें न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियाई आपस में क्या जुड़ेंगे और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे और होगी बहुत वेरी हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये होगी, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शंस होगी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई रहेंगे और आपस में फ्यूज होकर बहुत बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन किसका आपने पूछा, विच इज द सोर्स ऑफ सन्स इनफाइनाइट एनर्जी। एग्जांपल देखिए सन, न्यूक्लियर फ्यूजन किसमें हो रहा है, सन में। तो सन से इनफाइनाइट एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इतना याद रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना। एक न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है एक बड़ा एक न्यूक्लियाई, उसको स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होंगे और छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया। अब इसका यूज क्या क्या आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इतना देखना है आपको, याद है न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई रहेंगे, आपस में फ्यूज होंगे, बड़ा सा न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है। इसमें न्यूक्लियाई रहेगा, बड़ा न्यूक्लियाई स्प्लिट होएगा, ब्रेकडाउन होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे। ये फ्यूजन है, इसका यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में, ठीक है। और इसका न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल देख लो सन, ठीक है। सोर्स क्या, सन की अनंत ऊर्जा का न्यूक्लियर फ्यूजन। बस इतना देखो, ज्यादा डिटेल में भी पूछने की जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो रहा है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। कुछ ऑप्शन दे रखे, एक्स रे,
बी ऑप्शन दे रखा है गामा रे, सी ऑप्शन रहता है बीटा रे और डी ऑप्शन दे रखा है बोथ एक्स एंड गामा रे। मतलब ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब निम्न में से कौन सी क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक ऑप्शन दे रखा है एक्स रे, वाई रे, बीटा रे या बोथ एक्स एंड गामा रेस। एक्स रे, गामा रेस, बीटा रेस या बोथ एक्स एंड गामा रेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है इसमें? क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंग? देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, वह तरंग होती है जो कैसे क्रिएट होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के कारण क्या होती है, ये उत्पन्न होती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन, वाइब्रेशन होती है उस कंपन के परिणाम स्वरूप, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द वेव that are created or produced as a result of vibration between the electric and magnetic field। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप कौन सी वेव उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्वेश्चन नहीं पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है निम्न, तो इनमें से कौन सी, एक्स रे भी है, वाई रेज भी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा, डी, बोथ एक्स एंड गामा रे, ठीक है। इसके अलावा बात करें रेडियो वेव, और कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, यूवी, इंफ्रारेड, ये भी इसके अलावा ये भी होती है। तो मैंने याद रखा एक्स रे और गामा रे ही दोनों क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी देखिए हम। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक 14th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक 14th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, मतलब क्या कह रहा है, ए मरकरी, बी वीनस, सी मार्स, डी एनओटी, नॉन ऑफ दी अबाउट, ठीक है। देखो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हम अवर सोलर सिस्टम, मतलब क्या पूछता है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ठीक है। ब्राइटेस्ट यानी प्लैनेट यानी ग्रह, ठीक है। ब्राइटेस्ट ने चमकीला, मतलब क्या पूछ रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल में, वो है शुक्र कौन सा है, वीनस। तो वीनस क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, वीनस को ही मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं, वीनस को ही क्या कहेंगे, मॉर्निंग एंड
इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मतलब सुबह और शाम का तारा। सुबह और शाम का तारा कौन है? शुक्र, कोई सुबह और शाम का तारा कहते हैं। एक ऑप्शन है मरकरी, मरकरी, मरक्यूरी यानी कि बुध। सबसे क्या है? क्लोजेस्ट टू सन, क्लोजेस्ट टू सन, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मतलब नजदीक, नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो मरकरी। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक मार्स, मार्स को बोलते हैं मंगल, और मंगल ही क्या है? मंगल को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट मतलब लाल ग्रह किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट, लाल ग्रह, मंगल को ही लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो एक क्वेश्चन और बचा, वो देख लेते हैं। Which of the following which of the following is a preservative? ठीक है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन एक प्रिजर्वेटिव है? ठीक है, मतलब कि परिरक्षक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिजर्वेटिव, परिरक्षक है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट, सी ऑप्शन है विनेगर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, मतलब ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग से प्रिजर्वेटिव, परिरक्षक, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से परिरक्षक पूछा, प्रिजर्वेटिव कौन है? एक सोडियम बेंजोएट, कॉमन सॉल्ट, विनेगर या ऑल ऑफ दिस, सब परिरक्षक कौन से? ठीक है, परिरक्षक के बारे में पूछे है ना। तो परिरक्षक होता क्या? देखो परिरक्षक क्या है? प्रिजर्वेटिव किसमें ऐड किया थी? फूड आइटम्स में, फूड आइटम्स, इन फूड आइटम। प्रिजर्वेटिव को परिरक्षक को यूज करते हैं, ऐड करते हैं, एड इन फूड आइटम, मतलब इनको भोज्य पदार्थों में क्या करते हैं? मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? वाई, वाई मिलाते हैं, पर क्यों, क्यों मिलाते हैं? परिरक्षण या प्रिजर्वेटिव क्या है? सब्सटेंस है, दैट आर एड इन फूड आइटम। वाई, क्यों मिलाते हैं? क्यों मिलाते हैं? इसलिए मिलाते हैं क्योंकि उनको प्रिजर्व कर सके लंबे समय, उसको संरक्षित कर सकते, प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसको संरक्षित रखने के लिए मिलाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रिजर्वेटिव पूछे गए, नाम पूछे, जैसे कि विनेगर, कॉमन सोल्ट, बेंजोएटिक, तो ये सभी क्या है? ये प्रिजर्वेटिव ही है। तो कॉमन सोल्ट भी प्रिजर्वेटिव है, एक विनेगर है वो भी प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन वो भी प्रिजर्वेटिव रहता है, जैसे ऑयल वो भी प्रिजर्वेटिव रहता है। कुछ सिंथेटिक केमिकल्स भी रहते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, ये भी क्या है? सभी प्रिजर्वेटिव ही रहते हैं। तो इनको फूड में मिलाते हैं ताकि वो लंबे समय तक उनको प्रिजर्व किया जाता है, लंबे समय तक उनको संरक्षित रखा जा सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारी 4th क्लास थी, हमने अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करा। अभी तक हमारी विज्ञान विषय की 4 एमसीक्यू सीरीज हो चुकी है, केवल अब 2 ही बची है। ठीक है, ये 2 विषय की एमसीक्यू, 2 और एमसीक्यू सीरीज करने के बाद हमारी सारी एमसीक्यू सीरीज विज्ञान विषय की कंप्लीट हो जाएगी, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी विज्ञान विषय की। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैराथन भी लाऊं विज्ञान विषय की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए पहले कि आपको क्लासेस कैसे लगी। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्लासेस से कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि आप तक ने क्लास नहीं देखी हो तो एक बार आप जरूर कौन सी भी एक क्लास देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और ये क्लासेस हमारे लिए कितना जरूरी है। तो स्टूडेंट,
अगर आपके पास ये क्लास पहुंचती है तो एक बार क्लास को ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगी, अपनी तैयारी आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और हमारी क्लासेस का लेवल भी आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। आपको कुछ नहीं करना तैयारी के लिए, बस एक कॉपी लेनी है, नोट्स बनाने, उसको रिवाइज करना, बस इतना करना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें तो आपसे तक वो फटाक से पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।